अकादमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो है व्यंजन संधि भाग 2 देखेंगे। पूर्व में हमने 3 सूत्र देख लिया था। आज उसके आगे के सूत्रों की चर्चा करेंगे। तो और उससे पहले एक सूचना आपको बता दें कि यूपीएससी के संस्कृत ऑप्शनल की क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस और यूपीपीसीएस स्पेशल ऑप्शनल संस्कृत साहित्य की क्लासेस जो है बहुत ही जल्दी शुरू होने वाली है। उससे संबंधित जो सूचना है, जो लिंक है, वह फेसबुक के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से या जिसका नंबर हमारे पास था उनको व्हाट्सअप करवा दिया गया है। तो और अंतिम जो प्लेटफॉर्म है वह हमारा यूट्यूब चैनल, इसके माध्यम से हम आपके पास जानकारी शेयर कर रहे हैं और शेयर की जा चुकी है। तो जो भी साथी हमारे जो है संस्कृत विषय को ऑप्शनल के रूप में लेना चाह रहे हों, कहने के तात्पर्य एक ऑप्शनल के रूप में संस्कृत विषय का चुनाव जो भी अभ्यर्थी या जो भी उम्मीदवार लेना चाह रहे हों, चाहे वह यूपीएससी हो, चाहे वह स्टेट पीसीएस हो यूपी का, वो ले सकते हैं। और मैं आपको यह भी बता दूंगा कि आप जो भी तथाकथित कुछ कोचिंग से हैं उसमें आप फ़ोन करके पता कर लीजिए उनके कोचिंग क्वालिटी, कोचिंग व्यवस्था, और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोग हमेशा नोटिस करते हैं वह है फी कितनी है, कितना पैसा वो लोग ले रहे हैं। तो कोई 35,000 ले रहा है, कोई 40,000 ले रहा है, इससे कम कोई नहीं ले रहा है। मतलब 30+ तो सभी ले रहे हैं। तो मैं यह भी आपको एश्योर कर दूं कि हमारे यहाँ इतना कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, इतना कम पैसा लिया जा रहा है। ये कह सकते हैं कि इसके आधे पैसे पर या कहीं आधी फी पे जो है हमारे यहाँ एक बेहतरीन क्वालिटी की कक्षाएं दी जाएंगी। और पूर्व में भी हमारे पढ़ाए हुए कई अभ्यर्थी जो है वो चाहे स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, सब चयनित हैं। बस मैं अन्य कोचिंग संस्थानों की तरह उनके नामों का गुणगान या इस तरीके के नामों को जो है कुपाई करके जो है हम प्रचार प्रसार में अपना समय व्यर्थ नहीं करते। हम सिर्फ मेहनत पे और क्वालिटी पे और रिजल्ट देने पर ध्यान देते हैं। तो इसलिए आप अधिक से अधिक लोग इन कक्षाओं से जुड़िए। ऑनलाइन क्लासेस होंगी, निरंतर होंगी, उसमें टेस्ट सीरीज भी है, उसमें पर्सनल अटेंशन भी दिया जाएगा उनको कि भाई उनको कोई व्यक्तिगत समस्या है तो फ़ोन कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, इत्यादि जो भी हमारे पास माध्यम है। और नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, समय समय पर टेस्ट भी लिया जाएगा, चाहे क्लास टेस्ट हो, चाहे वीकली टेस्ट हो, चाहे मंथली टेस्ट हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो। तो अभी आपके पास 3 से 4 महीने का समय है। आप ऑप्शन यदि संस्कृत लेना चाह रहे हैं तो निसंकोच ले लीजिए बिना किसी झिझक के, और निश्चित रूप से आप सफल होके रहेंगे। आइए हम लोग अपने विषय पे चलते हैं। आज देखिए संधि प्रकरण में व्यंजन संधि भाग 2 है, उस पर चर्चा करेंगे। चतुर्थ सूत्र है सामने, ना पदांतात टोर नाम, ना पदांतात टोर नाम। अब देखिए इसको अगर इसका विच्छेद करते हैं, अर्थात इनको अलग अलग करके देखते हैं। ना पदांतात टोह अनाम, ना पदांतात टोह अनाम, अर्थ यहीं से निकल के आ रहा है। अर्थ यहां सामने देख लीजिए, फिर मैं इसको समझाता हूं आपको। कह रहे हैं पदांत, पदांत क्या है? पद के अंत में, टवर्ग से परे। देखिए पद का जो अंत हो वहां पे टावर्ग हो, टावर्ड हो, अर्थात टवर्ग हो, टावर नहीं टवर्ग हो। टवर्ग में 5 वर्ड आ जाते हैं, टा ठा डा ढा डा। से परे अर्थात उसके बाद नाम के नकार को छोड़कर, कोई नाम हो उसके नकार को छोड़कर अन्य तवर्ग एवं सकार को इष्टुत्व नहीं होता है। देखिए आपने ष्टुनाष्टु सूत्र देखा था, वह क्या था? स्तोष चुनाष्टु सूत्र का एक्सटेंशन था, आगे था। स्तोष चुनाष्टु क्या कहता था? स्तु को इष्टु हो रहा है, स्तु को मतलब सकार, दंत सकार और तवर्ग के स्थान पर तालव्य शकार और चवर्ग हो जाता था। ष्टुनाष्टु में क्या कहते हैं?
स्तु के स्थान पर ष्टु होता है, तो वही जो यहाँ पर स्तु के स्थान पर ष्टु होता था उसका ये अपवाद है, अर्थात उस प्रक्रिया को यह रोकता है, मतलब उसका अपवाद है। कह रहे हैं कि टवर्ग भी होगा और इधर सकार या तवर्ग भी होगा, लेकिन उसकी जगह जो है ष्टु नहीं होगा, मतलब मूर्धन्य शकार और टवर्ग नहीं होगा। यह इस सूत्र के कहने का अर्थ है। अब ये सूत्र इसलिए लेके आया हूँ कि कभी कभी ये आपको उदाहरण आ जाता है यूपीएससी में या पीसीएस में। तो देखिए सिंपल कहने क्या करें, किसी पद का अंतिम वर्ण, पदांत कहने का मतलब पद का अंतिम वर्ण टवर्ग होना चाहिए। उदाहरण के माध्यम से मैं क्लियर करूंगा, पहले इसको समझ ले। किसी भी पद का अंतिम वर्ण टवर्ग होना चाहिए। अब पूर्व ये कंडीशन कह रहे हैं। अब देखिए पूर्व में क्या होता, योग होता था कोई कहीं, लेकिन यहाँ निश्चित है, यहाँ पर वहां पे निश्चय नहीं था, वहां योग था, आगे भी हो सकता पीछे भी। तो वही करें किसी भी पद का अंतिम वर्ण टवर्ग होना चाहिए। अब पूर्व सूत्र में हम लोग क्या कर रहे थे, योग हो रहा था, तो कोई वर्ण का क्रम निश्चित नहीं था, किसी भी वर्ण का क्रम निश्चित नहीं था, परंतु इसमें वर्ण निश्चित कर रहा है, पदांत टवर्ग हो या निश्चित कर दे रहा है। तो मतलब किसी पद का अंतिम वर्ण जो होगा वह टवर्ग ही होगा, यह निश्चय यहाँ पर निश्चित कर दे रहे हैं। उसके बाद दंत सकार या तवर्ग होगा, यह भी निश्चित कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, यहाँ स्तु को ष्टु नहीं होगा, और वह पदांत टवर्ग से परे नाम के नकार को छोड़कर, अगर नाम का नकार है तो ष्टुत्व होगा, अगर नहीं होगा, नाम का नकार नहीं होगा, इसीलिए करें ना अनाम करें, नाम नहीं होगा अनाम करें, तो नकार को छोड़कर अन्य तवर्ग एवं सकार को ष्टुत्व नहीं होता है, ठीक है ना। नाम के नकार को होगा, लेकिन अनाम के जो नाम का नकार नहीं है उसको छोड़कर करें, नाम के नकार को छोड़कर जो अनाम है उसमें ष्टुत्व नहीं होगा। कंडीशन यही होगी फिर भी, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या हुआ, पदंत टवर्ग प्लस अनाम। अब यहाँ देख सकते हैं कि पदांत ये षट है हमारा, षट जो है यहाँ उदाहरण में देख रहे हैं ना, ये षट है, टवर्ग मिला, यहाँ सकार या तवर्ग का रहा है, ये तवर्ग रहा, ये सकार रहा, तो क्या करें हैं, चूंकि ये अनाम है, ये संतः जो अनाम है, तो करें इसका क्या होगा, ष्टुत्व नहीं होगा, अर्थात यह जैसा है वैसा ही रहेगा, मतलब इसके स्थान पर परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। वहां क्या होता था, वहां क्या होता था, वहां तुरंत जो है इसके जगह सकार को शकार हो जाता था, अर्थात टवर्ग, ये जो टवर्ग है वो क्या करता था, ष्टु करता था, किसके, सकार और तवर्ग के स्थान पर। तो सकार का शकार और तवर्ग के स्थान पर टवर्ग हो जाता है, परंतु यहां नहीं होगा, इसलिए इसको कह रहे हैं कि यह अपवाद है। मतलब अर्थ मोटा मोटा क्या हुआ, करा पदांत टवर्ग के पश्चात आने वाले सकार, पदांत ये रहा, पद के अंत में टवर्ग और उसके बाद जमा, उसके बाद क्या रहा, सकार आ रहा है, यहाँ तवर्ग हो या सकार हो, तो कह रहे हैं सकार और तवर्ग के स्थान पर ष्टुत्व नहीं होता, तो मतलब इसमें ष्टुनाष्टु सूत्र नहीं लगता, इस सूत्र से जो है ऐसे ही जैसे कि तैसा रह जाएगा, ठीक है ना। यदि अनाम हो तो यहाँ ये अनाम है, नाम नहीं अनाम है। और इतना समझिए, देखिए यूपीएससी या पीसीएस के लिए ना आपको बहुत प्रक्रिया में या सिद्धि में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सूत्र आएगा, सूत्र का अर्थ लिखिए और उसका उदाहरण लिखिए, आगे बढ़ जाइए। इसीलिए मैं ज़्यादा प्रक्रिया में नहीं जा रहा हूँ। बहुत लोग सोचेंगे कि भैया इसकी और प्रक्रिया हो जाए, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, ये सब आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। फिर करें अर्थात नाम को छोड़कर कोई सकार या तवर्ग आए, षष्ठी व्यक्ति के नाम को छोड़कर। देखिए नाम जो है किसको कहें, षष्ठी व्यक्ति, करें नाम का अर्थ है षष्ठी व्यक्ति वाले शब्द, यथा रामाराम, यह इत्यादि। तो ये बात कह रहे हैं। तो अब हमें लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई शंका नहीं बची होगी कि इस सूत्र से जो है क्या होगा। अब इसमें फिर से मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं, अगर इसको यहाँ कोई शंका हो रही है तो मैं फिर से दोहरा देता हूं कि पदांत टवर्ग से परे नाम शब्द के अवयव से भिन्न, मतलब नाम के नकार को छोड़कर तकार, सकार और तवर्ग, तकार नहीं सकार और तवर्ग के स्थान पर शकार टवर्ग नहीं होता है। यह सूत्र जो है ष्टुनाष्टु सूत्र का अपवाद है। उदाहरण हमने षट संतः आपको बता दिया, मतलब 6 सज्जन, ठीक है, ये आपको हमने बता दिया।
इसमें और कुछ विशेष नहीं है। अगला सूत्र है झलाम जशो अंते। झलाम जशो अंते बहुत ही सरल है, कोई कठिनाई इसमें नहीं है कि आपको ना समझ में आए। देखिए झल है, जश करें पदांत झलो। अभी वहां पदांत क्या करें, टवर कह रहे थे, पदांत टवर, यहाँ करें पदांत है। पदांत झलो के स्थान पर जश हो जाते हैं या जश हो जाता है। पदांत पद के अंत में, वहां देखिए पद के अंत में टवर्ग था, यहाँ पद के अंत में झल कह रहे हैं। तो आपको आया सूत्र, पूछा कि झलाम जशवंते, सूत्र दे दिया, उसका अर्थ लिखना हो, उदाहरण देना हो, तो यही पदांत झलो के स्थान पर, पदांत झलों के स्थान पर जश हो जाते हैं। अब देखिए झल, झल एक प्रत्याहार है। झल प्रत्याहार है, इसमें टोटल 24 वर्ड होते हैं। कितने वर्ड? 24। मतलब इसमें माहेश्वर सूत्र हैं, जो वर्णों का चतुर्थ वर्ण, तृतीय, द्वितीय, प्रथम और ऊष्म वर्ण, ये सभी जो है इसके अंतर्गत झल प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। तो कह रहे हैं कि पदांत कौन होगा? झल होगा। अर्थात झल पद के अंत में कोई भी इन 24 वर्णों में से झल का कोई भी, झल प्रत्याहार का कोई भी वर्ण होगा तो उसके स्थान पर क्या होगा? जश, अर्थात उसका तृतीय वर्ण हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा। ठीक है ना। अभी हम उदाहरण से समझेंगे। इतना तो आप हमें लगता है समझ गए होंगे कि झल में 24 वर्ड आ गए ना, झा भा घा ढा धा ज ब ग ड द खा फा छा ठा था चा ट ता का पा शा शा सा हा। ठीक है ना, ये 24 वर्ण। और जश प्रत्याहार में 5 वर्ड होते हैं, मतलब जश प्रत्याहार के अंतर्गत जो है वर्ग के तृतीय वर्ण होते हैं, ज ब ग ड ध। ठीक है, इतना आप समझ गए। तो कहने का क्या अर्थ हुआ कि पद के अंत में झलों के स्थान पर जश हो जाते हैं। भाव या क्या है कि झल प्रत्याहार में वर्गों के चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय और प्रथम तथा ऊष्म वर्ण आते हैं। ठीक है ना, शा शा सा हा, ये ऊष्म वर्ण है। ठीक है, ये वर्ण यदि पद के अंत में स्थित हो, इन्हीं 24 वर्ण में कोई भी पद के अंत में स्थित हो तो इनके स्थान पर जश अर्थात वर्गों के तीसरे वर्ण हो जाएंगे। अब देखिए कौन किसके स्थान पे होगा? स्थानीय अंतरतमा से जो है जिसका जिसके साथ स्थान तुल्य होगा, स्थान की समानता होगी, उसके स्थान पर वही आ जाएगा। उसको आदेश कहते हैं। आज एक के स्थान पे दूसरे का आ जाना आदेश है। उदाहरण देखिए, यहाँ पर देखिए बहुत सरल है, कोई इसमें झलाम जशो अंते, झलाम जशो अंते, पदांते झलाम जशः स्युः। ठीक है, ये उसकी वृत्ति है, वृत्ति में हमको नहीं जाना है। उदाहरण देखिए, आइए उदाहरण हम लोग देखते हैं। क्या है? वाक जमा ईशः। अब देखिए ये का है, ये झल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, ये का। तो कह रहे हैं कि पदांत, ये वाक हमारा क्या रहा? पद रहा, इसके अंत में झल प्रत्याहार का कोई वर्ण है, तो कह रहे हैं इसी के स्थान पर क्या हो जाएगा? जस हो जाएगा, मतलब वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। यहां चाहे प्रथम हो, द्वितीय, तृतीय, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहां यदि झल प्रत्याहार का कोई वर्ण होगा, पदांत पद का अंत में लास्ट में कोई भी झल प्रत्याहार का वर्ण होगा तो उसके स्थान पर जश प्रत्याहार का वर्ण हो जाएगा, और वह भी उसी वर्ण का तृतीय वर्ण। कवर्ग का तृतीय वर्ण कौन होता है? गा होता है, का खा गा तृतीय वर्ण है। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ जो भी झल प्रत्याहार का अंतिम वर्ण होगा उसी का तृतीय वर्ण, क्योंकि जश प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ग के तीसरे वर्ण आते हैं, तो वही तीसरा वर्ण मतलब जो यहाँ होगा उसी का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो यहाँ का की जगह गा हो जाएगा, तो क्या बना? वागीशः, वागीशः। सुप अंतः, पा का तीसरा वर्ण बा है, तो यहाँ भी देखिए हमारा पदांत कौन है? पा है, इसका तीसरा वर्ण बा होता है, तो बन गया सुप जमा अंतः सुबंता। जगत तवर का तीसरा वर्ण दा है, तो जगत जमा ईशा जगदीशः। दिग जमा गजा दिग्गजा। का तृतीय वर्ण मतलब का क्या है? झल प्रत्याहार है, इसके स्थान पर क्या होगा? जश होगा। जो जश अर्थात जो यहाँ वर्ण होगा उसका तृतीय वर्ण, मतलब झल प्रत्याहार का यहाँ कोई भी वर्ण होगा उसके स्थान पर जश हो जाएगा। तो जश कौन? अपने ही वर्ण का तृतीय, अपने ही वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो क्या हो गया? दिग्गजा। हमें लगता है अब आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से बहुत सारे वर्ण, जैसे सुबंता हो गया, तिबंता हो गया, बहुत सारे वर्ण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। उन अभ्यास उदाहरणों को मैं आपको टेस्ट के रूप में
सप्ताहांत मतलब वीकली मैं देता रहूँगा। तो इस प्रकार से आप इन सूत्रों को अच्छे से तैयार करिए। यदि कोई भी समस्या आपको लगती है कि ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव दे सकते हैं, वहाँ प्रश्न कर सकते हैं। और भी ज़्यादा जिज्ञासा है तो आप हमें फ़ोन कॉल कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, आप जो है हमें मेल कर सकते हैं। तो इन सभी प्लेटफॉर्म से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आप कक्षा जो है ऑनलाइन कक्षा आप जो है अटेंड करिए, ज्वाइन करिए। और मैं कहता हूं कि आपको यूपी पीसीएस में 350 प्लस नंबर और यूपीएससी में भी 350 प्लस नंबर निश्चित रूप से हम दिलवाने में पूरी सहायता करेंगे। तो आप इनको अच्छे से तैयार करिए साथियों। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।